अगर आपका मकसद और अगर आपकी मेहनत है तो डेफिनेटली आप जो बनना चाह रहे हैं वो चीज बन सकते हैं, जो करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अरबपति, खरबपति, करोड़पति अगर पूरा पैसा भी लेके बैठेंगे तो कोई एक बॉडी जो कुदरत ने बनाई है उसके डैमेज होने के बाद अपन रिकवरी नहीं कर सकते। हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए क्या किया जा सकता है? स्टडी के अंदर है कि स्नैक बाइट भी चल रहा है आजकल, इसके लिए नशे के लिए स्नैक बाइट भी चल रहा है। आप भी ऐसा करते क्या? आमतौर पर जब जजगी का मामला आता है तो कई सारे ऐसे केसेस है कि भाई उनको फौरी जो है ऑपरेशन के लिए कहा। आजकल देखने में ही आ रहा है कि हार्ट अटैक के केसेस बिल्कुल आम हो जा रहे हैं जी। हत्ता ये कि बाज वक्त बाज जगहों पे तो नौजवानों को भी हार्ट अटैक आ रहा जी। 20 साल 22 साल। तो पहले तो ये बताइए कि हार्ट अटैक क्या है और ये क्यों होता? आप क्या अल्टरनेट सजेस्ट करेंगे ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए? कोई टैबलेट लेके खाना अपनी जान को एक नई बीमारी में डालने के बराबर है। डॉक्टर साहब, आपका मेडिकल फील्ड में तकरीबन जैसे आपने बताया कि 19 साल का तजुर्बा है जी। ये 19 साल का तजुर्बा जो बहुत मायने रखता है। तो इस 19 साल के दौरान आम आदमी की जिंदगी में किस तरह की तब्दीलियां, किस तरह के चेंजेस? 8 बजे के बाद 11-12 बजे के बाद फिर हम होटल जा रहे हैं, फिर वहां पे खा रहे हैं, फिर उसके बाद कोई और मिल गया तो आजकल तो पूरे बंडीज वगैरह लगे हुए हैं, डोसे खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए, फिर आप स्टमक को रिलैक्स ही होने नहीं दे रहे। जैसे हम टैबलेट खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैसे पर्टिकुलर दर्द है या फिर डिजीज है वहां पे जाके उसको कैसे रिलीफ करता है? आप नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद के एक बहुत ही मारूफ डॉक्टर मौजूद है, हमारे गेस्ट है। आज हम उनसे बहुत तफसील से बहुत अहम टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे। मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद सलीमुद्दीन। आप जो है तकरीबन 19 साल से मेडिकल फील्ड से वाबस्ता है और एक तवील उनका एक्सपीरियंस है। तो आज खुल के आपसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में खैर मकदम है। शुक्रिया। डॉक्टर सलीमुद्दीन गुज़िश्ता कई वर्षों से जीएम हॉस्पिटल्स दबीरपुरा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप जो है डीएमओ है, यानी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, इसके अलावा एचआर की भी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप ये बताएं कि आपका जो इस मैदान में मेडिकल फील्ड में जो सफर रहा है उसकी इब्तिदा किस तरह हुई? जी, मेरा ताल्लुक बेसिकली अभी तो मुशीराबाद भूलापुर से है। मैं अपनी इब्तिदाई तालीम अंजुमन दारुल उलूम जब उस टाइम पे था जी, अभी तो अंजुमन हाई स्कूल है, मेरी इब्तिदाई तालीम वहां से मुकम्मिल किया। उसके बाद जो कि उर्दू मीडियम था वहां से कंप्लीट होने के बाद मैं अनवर उलूम मल्लापल्ली जूनियर कॉलेज से मेरा इंटरमीडिएट बाईपीसी ग्रुप से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद वहां से मैं कोचिंग, जब उस टाइम पे अभी तो नीट है, उस टाइम पे एमसेट हुआ करता था, तो उसकी कोचिंग के लिए मैं सियासत ऑफिस और निजाम कॉलेज जाता था। उसी के बाद मुझे एमसेट में रैंक आया। रैंक ऐसा आया कि मैं हैदराबाद में नहीं कर सकता था। मेरा और एक कॉलेज है कर्नूल अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज है, वहां से मुझे सीट मिली थी, लेकिन 4% रिजर्वेशन जब कांग्रेस के दौर में आया था तो उस टाइम पे 4% रिजर्वेशन के जरिए मुझे यहाँ पे हैदराबाद में सीट मिली, जिसका रैंक मेरा 4th हो गया था। तो मेरे को 4th रैंक से मैं यहाँ पे निजामिया तिब्बी कॉलेज, जो मेरा अभी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज, जो शफाखाना के नाम से मशहूर है, चार मीनार के पास मक्का मस्जिद के बिल्कुल सामने है। 4.5 साल का कोर्स है, वो कंप्लीट किया। 1 साल का इंटर्नशिप था, वो कंप्लीट किया। और वक्तन फक्तन मुझे जैसे भी ड्यूटीज कहीं भी मिलते थे तो मैं इस पीरियड में करते थे। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में आपने कहा था कि आपकी इब्तिदाई एजुकेशन जो हुई उर्दू मीडियम से हुई। जी। आमतौर पर यह तस्वुर है कि उर्दू मीडियम से पढ़ के क्या करते हैं भाई, ऐसा लोगों में तस्वुर है, लेकिन आपने बताया कि आपकी इब्तिदाई तालीम उर्दू मीडियम से हुई और उसमें आप जो है एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो क्या उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले भी मतलब किसी ना किसी फील्ड में अपना मुकाम बढ़ा सकते हैं, या फिर वो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके बिछड़ जाएंगे, पीछे हो जाएंगे? ये बिल्कुल गलत बात है कि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सकते या कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कम फीस वाला स्कूल या ज्यादा फीस वाला स्कूल, कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर। कोई पोजीशन को हासिल करने के लिए या फिर कोई आप मंजिल को पाने के लिए आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपका बैक सपोर्ट जो रहेगा, आपकी जो बैकबोन जो रहेगी, वो अगर आपकी स्ट्रांग है, जो आपको सपोर्टर्स वो स्ट्रांग है, वो चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे करो
या मोटिवेशन के तौर पे करो, वो अगर स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, ऐसा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। आज मेरे क्लासमेट जी, जिसके अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स है, अच्छा, डॉक्टर्स है, यानी उसी उर्दू मीडियम से। इंजीनियर्स है, अब बाहर भी वो इंजीनियर्स की ड्यूटी आज भी कर रहे हैं। और मेरे खुद साथी है जो इस तंजीम के सदर है, जी, मोहम्मद शफीउद्दीन साहब, वो भी एक अच्छे से पोजीशन पे है। जी, तो इसी उर्दू मीडियम से हम लोग कुछ कारनामा कर सकते हैं, तो दूसरे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? जी, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि उर्दू मीडियम से पढ़ के हम कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सकते, बशर्ते कि आप मेहनत करना है उसके पीछे, आपका गोल आपके सामने रहना है, आपका मकसद और आपकी मेहनत रहेंगी, आप बिल्कुल आपके मंजिल पे आप पहुंच सकते हैं। जी। अच्छा, आपकी जो मेडिकल जो डिग्री है या आप जिसमें जिसमें आप आला तालीम हासिल की है, BUMS, जी थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। जी। तो ये कोर्स जो है आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहता, जैसे कि आयुष 5 डिपार्टमेंट मिलके एक आयुष यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आयुर्वेदा, जी, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, अच्छा, ये 5 चीजें मिलके एक आयुष डिपार्टमेंट था। जी, तो इसके लिए आपको बेसिक जो स्टडी करनी रहती, आपको BPC ग्रुप लेना पड़ेगा। 2 साल कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि आज MSET पहले था, फिर उसके बाद एक BOMSET था, उसके बाद फिर अभी नीट आया। जी, तो अभी नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करके आपको फिर एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपका रैंक 50 के अंदर आ गया, बिलो आ गया 50 के अंदर, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अदरवाइज अगर आपको नहीं मिल रहा तो कर्नूल यूनानी मेडिकल कॉलेज, अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज है कर्नूल में, वहां पे सीट मिलती है आपको। 100 के अंदर सीट आ गए तो 100 प्लस के अंदर भी अगर 101, 102 भी अगर सीट आ गई तो आपको सीट नहीं मिलती। जैसा यहाँ पे चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल है जी, वहां पे भी तो कॉलेज है उसमें। हाँ वही कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जामिया तिब्बी कॉलेज में। अगर सीट चाहिए आपको तो बिलो 50 के अंदर रैंक आना है आपको। ओके, अगर रैंक अगर आपका 100 के प्लस हो गया तो आपको सीट मिलने का कोई चांस नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी कैरियर जर्नी से मुताल्लिक मुख्तसर गुफ्तगू थी। जी। अब हम असल मौजू पे आते हैं, तो थोड़ा सा ये बताइए कि बुखार जी है क्या और क्यों आती बुखार? जी, सबसे पहले बुखार की तारीफ करूं या डिफिनेशन बोलो, जी, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक अलामत है, एक सिम्टम है। अच्छा, बुखार नॉट ए डिजीज, इट इज अ सिम्टम ड्यू टू एनी इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जी, किसी से भी हो सकता। तो बुखार जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो मिजाज है 97.8 फॉरेनहीट या 37 सेंटीग्रेड, उससे अगर बढ़ जाता है तो इट्स कॉल्ड एज फीवर। राइट, बॉडी का मिजाज जो बढ़ जाएगा, टेम्परामेंट जो चेंज हो जाएगा, जी, उसका ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, जी, बैक्टीरियल भी हो सकता, वो वायरल भी हो सकता, वो फंगल भी हो सकता। जी, तो ये बुखार का डेफिनेशन है। और बुखार एक अलामत है, ये बीमारी नहीं होती। अच्छा, क्योंकि अगर आप बीमारी किसके अंदर करेंगे, जैसे कि हार्ट अटैक आया, जैसे मोटी मोटी बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जी, हार्ट अटैक के अंदर बुखार नहीं आता, तो इट इज ए डिजीज, ये सिम्टम है, वो डिजीज है। अच्छा, तो अगर आप मामूली से अभी कट गया, हार्ट अटैक आया तो आपको फीवर नहीं आता, लेकिन मामूली से कट गया तो फीवर आता, राइट, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। ओके, इटसेल्फ नॉट ए डिजीज, इज ए सिम्टम, सिम्टम नॉट ए डिजीज। ओके। तो अब मिसाल के तौर पर जैसे किसी को कुछ डिजीज हो गई, जी कुछ बीमारी हो गई, आप बेहतर जानते हैं मेडिकल टर्म में उसको क्या कहते हैं। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर की हिदायत पे हम जो टैबलेट्स या फिर मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं, जी, थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम टैबलेट खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैसे पर्टिकुलर दर्द है या फिर डिजीज है, वहां पे जाके उसको कैसे रिलीफ करता है। मैकेनिज्म मेडिसिन पूछना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो जैसा कि एक घर जब बनाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर एक मतबख रहता, किचन बोलते हैं, जी, जहां पे हर चीज रसोई बनती, हर चीज बनता वहां पे, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता, जो भी खाना बनो, मीठा बनो, रोटी बनो, जो भी हो, जी, आपको किचन से मिलेगा। तो बॉडी के अंदर भी एक किचन है, अच्छा, जो अपना मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों एक्टिविटी करता हूं, उसका नाम है जिगर, लिवर। जी, वहां पे आपका जो भी चीज रहेंगी, मेटाबॉलिज्म वहां पे होने के बाद, वहां से ब्लड सप्लाई होके ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद, वो जो चीज के अंदर ब्लड जाएगा, जो पेन जहां पे रहेगा ब्लड तो वहां जाएंगे, उसकी वजह से पेन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अगर आप पेन किलर खा रहे हैं तो रिडक्शन ऑफ पेन रहेगा, रिडक्शन ऑफ स्वेलिंग रहेंगी, रिडक्शन ऑफ रेडनेस रहेगा, जी, जो ड्यू टू
मेटाबॉलिज्म रिएक्ट डॉक्टर करे। साहब, आपका मेडिकल फील्ड में तकरीबन, जैसे आपने बताया कि 19 साल का तजुर्बा है, जी ये 19 साल का तजुर्बा जो है बहुत मायने रखता है। तो इस 19 साल के दौरान 19 ईयर्स के जो वक्फा है, आम आदमी की जिंदगी में किस तरह की तब्दीलियां, किस तरह के चेंजेस आई हैं, थोड़ा सा आप बताइए। जी, तब्दीली की तो बात करेंगे। सबसे पहले तो अब माशरा जो हो गया हुआ है वो अभी स्मार्ट हो गया। इंटरनेट का जमाना है पूरा, जी सोशल गैदरिंग, सोशल मीडिया का जमाना है अभी। हमें अब कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद नेट या फिर स्मार्टफोन की वजह से सब कुछ पब्लिक को मालूम हो गया, जिसकी वजह से थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी पब्लिक में आ गए, पॉजिटिव थिंकिंग भी आ गए। जी जैसा कि अब बात करेंगे हम खाने पीने के लिए, खाने पीने को लेके करेंगे या फिर दावत को लेके करेंगे। तो अभी जैसा दावत आ गई, तो दावत में जाने से पहले हम प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं कि मुझे अब रात का खाना नहीं खाना है, बल्कि सुबह का खाना खाना है। दावत का खाना है। हाँ, सुबह का खाना खाना है, रात का नहीं खाना है खाना, अच्छा। सुबह का खाना खाना है। उस तरीके से जो माइंड बना के जा रहे हैं आप लोग दावत में, तो ये आपकी हेल्थ, नो डाउट आप डाइजेस्ट कर सक रहे हैं। आज के पीरियड में आपका स्टमक आपका उतना पावरफुल है, आपको डाइजेस्ट कर रहा है जो चीज खा रहे हैं आप लोग। जी लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, वही स्टमक आपका जो डाइजेशन का जो सिस्टम है वो डैमेज कर देगा। ड्यू टू आपका जितना आप हेवी खाएंगे उतना हेवी एक्सरसाइज भी करना है, अच्छा। उतनी वॉकिंग भी करना है। आप खाएंगे पेट भर, जाके मैं सो जाऊंगा, तो दूसरे दिन उठ के आपको फिर डॉक्टर को ही पालना पड़ेगा, जी क्योंकि आप जितना खाएंगे 10 रुपए का खाएंगे, डॉक्टर की फीस रहेगी 100 रुपए, जी 90 रुपए आपको उल्टा डॉक्टर को दे के आना पड़ता। जी तो आप सबसे पहले अपनी सेहत के ताल्लुक से तो ये कहूंगा मैं कि आप अपना पेट समझ के खाना है, और खाने के लिए जिंदा रह रहा हूं मैं ये सोच के नहीं खाना है। अच्छा। खाने के लिए जिंदा हूं मैं, बने खाता हूं मैं मरता हूं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाना है। जी और रात का डाइट, जैसे कि अब सुन्नत सुन्नत भी है जी कि सुबह का खाना नॉर्मल वाला रहना, 2 बजे का खाना शाही खाना खाना रहना। शाही खाना मीन अच्छा खाना है 2 बजे, रात के अंदर फिर वही भिखारी वाला खाना खाना है। क्यों बोला गया ये सब चीजें? आपका जो बॉडी है, जो सिस्टम है, कुदरत ने जो बनाया है, जी वो एक सिस्टम के तौर पे है पूरा। आप पहले खा रहे हैं हरीस, फिर थोड़ी देर के बाद आप खा रहे हैं खाना, जी फिर थोड़ी देर बाद हरीस मिली तो फिर हरीस खाते हैं आप। जी ऐसा नहीं, जो खाने का तरीका ऐसा रहता है कि जो सबसे पहले डाइजेस्ट हो वो चीज पहले खाना है आपको, उसके बाद जो हार्ड वाली है वो बाद में खाओ, तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा। हाँ, क्योंकि दावतों की बात चल रही है, खानों की बात चल रही है, जी तो जैसा आमतौर पे हैदराबाद में खासतौर पे जो शादियां होती है रात में होती है, जी और रात में भी रात देर गए बात जी 12 बजे 1 बजे एक फैशन बन गया है। जी अब वो फैशन जाके एक तरह का सोशल स्टेटस भी लोगों का बन रहा है। जी अरे भाई, उनकी दावत जो है रात के 2 बजे तक चली, 3 बजे तक चली, 3 बजे तक लोग खा रहे। तो इस तरह से रात में देर रात गए, लेट नाइट खाना किस तरह है? अब देखो, लेट अगर खाएंगे तो आप लेट सोना भी है, फिर आपको खाना खाते ही सोना भी नहीं है आपको। जी तो जैसे अभी बताया मैं आपको कि खाना खाने का थोड़ा सा वर्कआउट भी होना ना बॉडी के अंदर। अभी घर बना रहे हैं आप, रेती ला लिए, सीमेंट ला लिए, पानी मिला लिए, सब कर दिए, जी आपके पास लेबर नहीं है, पानी मिल गया वहां पे मटेरियल के अंदर, लेबर नहीं है, मशीन नहीं काम कर रहा आपका, तो क्या करते आप? क्या कर सकते आप? जी घर बन जाता आपका। नहीं। तो उसी तरह आपके पास खाने को खा लिया आप, डाइजेशन करने के लिए आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं आप, और जाके आप सो जा रहे हैं। सुबह में उठेंगे तो आपको फिर एसिड पेप्टिक डिजीज हो जाएंगे, जितने भी बदहजमी की बीमारियां रहेंगे वो आपकी उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपको एंजाइटी आएगा, फिर ये हो रहा, यहाँ पे पेन आ रहा, यहाँ पे पेन आ रहा। ऐसे मेरे 19 साल के कैरियर के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स है जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आज भी, ये बिरादरी के लोग, ये हमारी बिरादरी बोलो या कहीं और में जहाँ पे काम करो वहां के पेशेंट्स हो, आते मेरे पास आके मुझे यहाँ पेन हो रहा, यहाँ पेन हो रहा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहता, पहले क्या खाए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहता कितनी रात में खाए। अच्छा। तो आजकल का एक ट्रेंड जो बन गया हुआ है, जी मैं अपनी सोसाइटी बोलूं या अदर सोसाइटीज की बात करूं,
कि रात में खाना खा ले रहे हैं हम लोग, 8 बजे बोले 8 बजे खा ले रहे हैं, 9 बजे बोले 9 बजे खा ले रहे हैं, लेकिन 8 बजे के बाद 11-12 बजे के बाद फिर हम होटल जा रहे हैं, फिर वहां पे खा रहे हैं, फिर उसके बाद कोई और मिल गया तो आजकल तो पूरे बंडीज वगैरह लगे हुए हैं, डोसे खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए, फिर आप स्टमक को रिलैक्स ही होने नहीं दे रहे। जो चीज अंदर है वो डाइजेस्ट हो रही नहीं आपके, और एक चीज डाल रहे हैं आप अंदर, तो ये चीज तो अपग्रेड आके आपको एक बीमारी तो आएगी कुछ ना कुछ, तो जैसे कि वो बीमारी हो, शुगर हो, या आपको भी हाइपरटेंसिव हो, या फिर आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी आ सकती है। आप एक्सरसाइज कुछ कर रहे नहीं, खाली खा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट तो बॉडी के ऊपर पड़ेगा। तो मतलब डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड अंदाज में तब बोले जब अपन खा ले रहे, तो उसका अपनी लॉन्ग लाइफ पे भी असर पड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपने आज अपना स्टमक डाइजेस्ट कर रहा जी, लेकिन एक एज के बाद आपका डाइजेशन वो उतना वो नहीं रहता। बॉडी है, कोई एक मशीन नहीं है, चलो कुछ भी एक मेरी उंगली चले गई, निकाल दे के मैं दूसरी उंगली लगा लेता हूँ, ऐसा तो नहीं है ये बॉडी। आप कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप है, लैपटॉप का काम कर रहे हैं आप, लैपटॉप का बटन चले गया तो मार्केट के बटन लाके डाल सकते हैं आप, लेकिन अगर इंसान की बॉडी की अगर एक फिंगर का भी इतना नाखून भी एक्स्ट्रा चलेगा तो अपन हिला सकते। आप अरबपति, खरबपति, करोड़पति अगर पूरा पैसा भी लेके बैठेंगे तो कोई एक बॉडी जो कुदरत ने बनाई है उसके डैमेज होने के बाद अपन रिकवरी नहीं कर सकते। कल के लिए सेहतमंद है रहना है तो आज के खाने के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आप खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यही खाना आपके लिए बीमारियों का घर बन जाएगा। यही खाना जो आप लोग रात में खा रहे हैं, देर नाइट से खा रहे हैं, और जैसा मिले वैसा खा रहे हैं, हैंड वॉशिंग नहीं हो रहा, डायरेक्ट आके बैठ के खाना खा ले रहे हैं सीधे सीधे। अगर नाखून नेल बढ़े हुए है, इसके अंदर पूरा जम्स वगैरह रहे थे, नाखून बढ़े हुए है, हम लेबर तबके से काम कर रहे से पेशेंट्स को भी देख रहे, नॉर्मल लाइफ स्टाइल वालों के लोगों को भी देखे। अब स्टाइलिश हो गए कि नाखून बड़े बड़े रख रहे हैं, नाखून बड़े बड़े रख रहे हैं, उसके अंदर पॉलिशिंग लगा के रख रहे हैं, फिर उसी से खाना खा रहे हैं हम। तो वो सब चीजें जो जाएंगी वो बॉडी के अंदर पूरा जम्स वगैरह पूरा बॉडी के अंदर जाएगी, वो जाके स्टमक के अंदर जमा हो जाएगी, फिर दूसरी बीमारी शुरू होना स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाते हैं। जो भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि रात में, ऐसे कोई पेशेंट नहीं रहता कि हमारे पास कि रात में नहीं खाया हुआ रहता, उन्हें लेट नाइट नहीं खाया हुआ रहता। हर पेशेंट की हम हिस्ट्री पूछेंगे, सुबह में अगर एब्डोमिनल पेन, इमरजेंसी बोल के आते हैं हमारे पास, इमरजेंसी है, एब्डोमिनल पेन हो रहा, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आके देखा क्या हुआ, बोले पेट का दर्द है डॉक्टर साहब, कब से हो रहा, बोले अभी थोड़ी देर से। रात में क्या खाए थे, बोले हम नूडल्स खाए। अच्छा, बोले शावरमा खाए थे। अब लेट नाइट तो होटल तो खुले हैं यहाँ पे, तो अब पब्लिक भी उसका फायदा उठा रहा है, नूडल्स खाए, शावरमा खा लिया, कुछ भी खाए, तो वो अंदर जाके डाइजेशन का प्रॉब्लम। जितना बॉडी स्टमक है, जितना आपका टॉलरेंस है उतना टॉलरेट करता हूं भी, क्योंकि स्टमक जो एक थैली है, बैग है, वो बैग इलास्टिसिटी टाइप है, लचकदार है उन्हें बहुत। ऐसा फिक्स रहता ना तो चारनी वाले बढ़ के नहीं खा सकते थे, कुदरत का निजाम है ये भी। उन्हें क्या है, वैसा लचकदार है, वो थैली है वो। अगर वो थैली अगर फिक्स होती ऐसा रहता था ना तो कोई किसी की मजाल ही नहीं थी कि दो निवाले खाना, तो दो निवाले ही खाता था उन्हें। उसके अंदर लचक होने की वजह से वो फैलता, जितना खाएंगे उन्हें उसको फैला देता, इसलिए आपको क्या रहता, खाना खाने का पेट फूल जाता पूरा ऐसा, और फिर वो मोटापे का सबब बनता, मोटापा, ओबेसिटी, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन डिजीज लाइक हाइपरटेंशन है, बीपी, डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस है, उसके ऊपर डाइवर्ट कर देता वो चीजों। अभी खाने पे के ताल्लुक से अभी कुछ बातचीत हो रही थी हमारी, तो मैं हमारे मुशीराबाद भोलकपुर जो है इसकी बात कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस, दावतों में गया हुआ हूं जहां से रात के 2 बजे 3 बजे की दावतें चलती रहती है। लेकिन एक भोलकपुर एक ऐसा इलाका है जो मुशीराबाद में है, वहां पे जो दावत होती है वो मगरिब के साथ में शुरू हो जाती है, और बमुश्किल 11 बजे वो दावत खत्म हो जाती है। अच्छा, तो अगर यही चीज अगर पूरे इंटायर हैदराबाद के अंदर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बीमारी नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी। कोई अहम बात आप बता रहे हैं कि मुशीराबाद के इस इलाके में जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक है, वहाँ पे मगरिब के बाद खाना शुरू होता है और 12-11 बजे के अंदर खत्म हो जाता है, और आप इसको मेडिकली भी ऐसा रिलेट करके बता रहे हैं कि बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये तो बड़ी अहम बात आपने शेयर की। खासतौर पे मैं हार्ट अटैक से रिलेटेड बात करना चाहूंगा
आमतौर पर पहले आज से 10-15 साल या 20 साल पहले इक्का दुक्का पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में हार्ट अटैक केस अरे बल्कि हम लोग बहुत उसको सीरियस लेते थे। जी लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि हार्ट अटैक के केसेस बिल्कुल आम हो जा रहे हैं। जी हत्ता ये कि बाज वक्त बाज जगहों पे तो नौजवानों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, जी 20 साल 22 साल। तो पहले तो ये बताइए कि हार्ट अटैक क्या है और ये जी। क्यों होता हार्ट अटैक जिसको हम कल्ब का हमला जिसको बोलते हैं, जी। हार्ट कल्ब जो है हमारा दिल जो है उसके हमले को हम हार्ट अटैक बोलते हैं नॉर्मल कॉमन उसमें। तो ये हार्ट अटैक जो होता है, बॉडी के अंदर खून की नालियां रहती जिसको हम आर्टरी बोलते हैं। ये आर्टरी जो रहती, हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, जंक फूड कुछ भी ले रहे हैं, जी जिसके अंदर ऑयल हो या मायोनीज हो, वॉट जो भी क्रीम्स वगैरह हो और चीज वगैरह जो लगा के खाते हैं, जी वो सब चीजें रहती हैं। तो वो ऐसा 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 करके आपके खून की नालियां जो रहती वो नालियों में जमा होना शुरू हो जाता, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये बाइंडिंग रहता दोनों नाली के बीच में, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस, वो एथेरोस्क्लेरोसिस इतना टाइट हो जाता, इतना जमा हो जाता, जिसकी वजह से जो हार्ट की जो नाली रहती वो कंजेस्टेड हो जाती पूरी। तो जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन, वो एक साइड से दूसरे साइड पे नहीं होता। तो उस टाइम पे पेशेंट को चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता, स्टार्टिंग में चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता। अब वो ऐसे ऐसे करते हुए वो पेन हाथ में आएगा, फिर मिडिल फिंगर में जाएगा, उसके बाद ये पेन यहां से होते हुए लोअर जा, नीचे के जबड़े में वो पेन आता। उसके बाद पेशेंट को सांस फूलना शुरू हो जाती, उसके बाद फिर पसीने पसीने पेशेंट को पसीना आना शुरू हो जाता, तो ये ड्यू टू हार्ट की आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज की वजह से। हार्ट की जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज की वजह से ये सब सिम्टम आपको मिलेंगे वहां। तो ये मतलब इब्तदाई सिम्टम्स है ये? जी, अभी इसके अंदर इब्तदाई सिम्टम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इब्तदाई हो या लास्ट वाली हो, ये इट इज इमरजेंसी कंडीशन। क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर कैसा है, हार्ट अटैक जो है हमारा, हार्ट जो है हमारा एक हालो मस्कुलर ऑर्गन है। थोड़ा सा हार्ट के बारे में बोलूंगा आपको, इसके एनाटॉमी बताऊंगा। एक हालो मस्कुलर है और कोनिकल शेप है, ऑब्लिकली सिचुएटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है ये। तो ये हार्ट के जो पोजीशंस है उनके एरियाज के नेम है, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, इंफीरियर साइड, लैटरल साइड। तो सबसे डेंजरस हार्ट अटैक जो होता है उसमें इंफीरियर हार्ट अटैक सबसे डेंजरस होता, जो कि पेशेंट अपने को टाइम नहीं देता। जैसे कि हमारे पास पेशेंट को व्हील चेयर पे ले लेके आ गए, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर हो, ऐसे कैसे भी आ गया पेशेंट, आ गया चेस्ट पेन हुआ, मुझे कंप्लेंट किया, हम बोले कि ईसीजी ले लीजिए। वो ईसीजी लेने पे उतना टाइम भी नहीं देता कि पेशेंट वहीं पे उतनी क्रिटिकल कंडीशन में चले जाएगा, वहां पे फेंट हो जाएगा पेशेंट। और उसके बाद जो इमरजेंसी कंडीशन करने पड़ेंगी, हमें वो हिसाब से, डिजीज के हिसाब से हमें काम करना पड़ता। एंटीरियर साइड हो या लैटरल साइड हो, दिल के दूसरे साइड्स पे कुछ भी हुआ तो हम मैनेज कर सकते, लेकिन इंफीरियर साइड के अंदर ज्यादा टाइम हमें नहीं मिलता। उसका सेट करे करे तक पेशेंट अपने हाथ से चले जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, आपने हार्ट अटैक से रिलेटेड, कार्डियो जिसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड आपने बड़े आसान अंदाज में बताया कि ये मसला ये है और उसके सिम्टम्स ये है, चाहे वो कोई भी स्टेज पे हो। अब ये बताइए कि उससे महफूज रखने के लिए क्या करना चाहिए, उससे कैसे महफूज रहें? ठीक, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हार्ट अटैक जो है एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। इट इज ए लाइफ स्टाइल डिजीज, मीन्स हम जैसी जिंदगी गुजारेंगे हमें उसका वैसा फल मिलेगा। जैसे कि हम एक आम की बीज बो रहे हैं तो हमें जाम नहीं मिलेगा, आम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर लाइफ स्टाइल के अंदर हम जो पसंद का खाना खा रहे हैं, दिल बोला हमें ये खाना है, खा लिए, उसका अंजाम क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम है वो, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल एक ऐसी चीज है, कोई शौक के लिए करता, कोई खाने के लिए करता। तो हार्ट अटैक जो है एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, जिसके अंदर खाने पीने को अगर अपनी आदत बना ली है हम लोग, जो मिल रहा है वो खाएंगे, तो बाद में तो उसका भुगतान लेना ही लेना है आपको। क्योंकि बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, जब तक टॉलरेट कर सकता जब तक टॉलरेंसी है, अगर एक बार टॉलरेंसी खत्म हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है, डेली का जो हमारा निजाम है, उसको हम बेहतर तौर पे फॉलो अप करना। जैसे कि आप खाने के अंदर रात का खाना हो,
आप मीट खाओ, बीफ खाओ, चिकन खाओ, व्हाटएवर जो खाना खाइए। जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये मत खाओ, ये मत खाओ, डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रहा हूं मैं आपको। जी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि खाने के अंदर आप तरकारियां ज्यादा इस्तेमाल करो, अच्छा फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल करो, और टाइम पे खाना खाओ, 3 टाइम खाना खाओ, 2 बजे के टाइम पे थोड़ा सा आप रेस्ट करो, और अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ी सी आप वॉकिंग करो। ये हेल्थी रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो आगे आपको हार्ट अटैक जैसी, बीपी की जैसी या शुगर की जैसी आपको बीमारी से आपको लड़ना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर अपने समाज में एक ये ट्रेंड चल रहा है बहुत बढ़ के कि कुछ भी हो जाए तो आम आवाम जो है डॉक्टर के पास जाने के बजाय डायरेक्ट मेडिकल पे जाके मेडिसिन ले ले रहे हैं, टैबलेट्स वगैरह ले ले रहे हैं। उसके कई सारे रीजंस है, उनके कई सारे अपने एक्सक्यूज हो सकते हैं। अब जैसा मिडिल ईस्ट का तबका जो है, उनके पास पैसा नहीं है डॉक्टर के पास जाके बताने के लिए, या फिर किसी के पास टाइम नहीं है, उनकी अपनी जॉब होती है, अपना बिजनेस होता है। तो ऐसे में जो है रास्त मेडिकल से जाके टैबलेट ले लेके खा लेना किस हद तक दुरुस्त है? जी, सबसे पहले तो मेडिकल से कोई टैबलेट लेके खाना अपनी जान को एक नई बीमारी में डालने के बराबर है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि हर कोई दवाई के अंदर अपना अपना कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है। वो आप जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते या कोई एक डॉक्टर से आपकी कंडीशन नहीं बताते, वो जब तक दवाई आपको नहीं दे के गाइड करेगा, तब तक आप हेल्थी दवाई नहीं खा रहे। एक पहली चीज, अगर आप मेडिकल को लेके कोई दवाई लेके जा रहे हैं, जैसा कि मुझे बॉडी पेन है, मैं फार्मेसी में जाके पूछूंगा मुझे सर में दर्द है, गोली दे दो, तो वो आपको दे देगा डोलो या क्रोसिन, वॉटेवर जो भी गोली बनेगी वो आपको दे देगा। उस टाइम पे मेरा लीवर खराब है, कलेजी खराब है मेरी, उस टाइम पे अगर मैं वो गोली खा लूंगा तो उसके एडवांस इफेक्ट जो रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन जो आएंगे, वो लीवर जो 4 आने खराब था वो मेरा 12 आने हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कहूंगा मैं कि मेरी बिरादरी नहीं, वो कोई भी बिरादरी हो, एज ए इंसानियत एक मैसेज ये है कि आपको जो भी बीमारी हो, आपको जैसी भी बीमारी हो, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अलग अलग शोबे के डॉक्टर, अलग अलग अमराज के अलग अलग कंसल्टेंट है। जैसे कि दिमाग का डॉक्टर अलग है, आइस का डॉक्टर अलग है, ईएनटी का डॉक्टर अलग है, मुंह का डॉक्टर अलग है, कैंसर का अलग है, पेट का अलग है। तो जो डॉक्टर जो बीमारी है वो डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। इसे होता क्या, 2-3 बेनिफिट्स बताता हूं मैं आपको। एक तो सबसे पहले आपका टाइम बच जाएगा, आपका पैसा खराब नहीं होगा, और तीसरी चीज आपकी जो बीमारी है उसका इलाज सही तरीके से हो जाएगा। अब फार्मेसी की बात करेंगे, फार्मेसी के अंदर 100 टैबलेट्स रहते, एक बंदा रहता उसके अंदर काम करने वाला, उसको नॉलेज होती, लेकिन नॉलेज ये रहती कि क्या हुआ तो क्या देना, वो नॉलेज हो सकती, लेकिन उसके क्या कॉम्प्लिकेशन रहते वो फार्मेसी वाले को नहीं मालूम रहता। आप गए उसके पास, सांस फूल रही तो सांस फूलने की दवाई, कम करने की दवाई दे सकता हूं, लेकिन बाज दवाई ऐसी होती कि दवाई खाने के बाद भी सांस ज्यादा फूलना शुरू हो जाती। तो वो जो इफेक्ट है फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स के बीच में जो रहता, जो चीज है वहां पे डॉक्टर एक कॉम्प्लिकेशन, रिस्क फैक्टर वगैरह सब जानते हुए आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। फार्मेसी से अपने को सिर्फ पैसे से कंसर्न है, पैसे, दवाई लो पैसे दो। और आज का नाउ एक ट्रेंड बन गया हुआ है, जैसे कि सूंघ के कुछ नशा कर रहे हैं, या सूंघ के नशा करो, या फिर जाके ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जिससे कि नींद आ जाए, सुकून मिले हमें, या फिर कुछ और तरीके से अपने आप को मदहोश करने के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक के अंदर। ये आम हो गया आजकल, ये पूरी चीजें, जैसे कि इंजेक्शन से ले लो, सिरिंज लगा के ले लो आप, या सूंघ के ले लो, या फिर अब आज तक ये भी स्टडी के अंदर आया कि स्नैक बाइट भी चल रहा है आजकल। इसके लिए, नशे के लिए स्नैक बाइट भी चल रहा। अभी ये भोलकपुर में है नहीं, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन अभी स्नैक बाइट भी चल रहा। और जर्दा हो या गुटखा हो, वॉटेवर, ऐसे नशे की चीजें इस्तेमाल करने से आपकी एज कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आप यंग जब तक रहेंगे जब आप सेहतमंद रहेंगे। अगर एक बार आपको बीमारी कोई लगाई तो आप खुद ब खुद बेड पे आ जाएंगे, तो आपकी जिंदगी पूरी खत्म। और एक चीज याद रखो, मेरी चीज, अगर मुझे कोई बीमारी है तो मैं अकेला सफर नहीं होता हूं। चाहे मुझे सर का दर्द हो, चाहे मुझे कैंसर हो, मैं अकेला सफर नहीं होता, मेरे पीछे पूरी मेरी इंटायर फैमिली परेशान होती है। इंटायर फैमिली, एक तो फाइनेंशियल टॉर्चर, दूसरा अगर वो मैरिड है कौन बच्चों को देखेगा, कौन बीवी को रखेगा, ये सब चीजें रहेंगी। नौजवान जो है कहीं ना कहीं वो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो सिर्फ ये समझते हैं कि उनको उससे
ज़हनी सुकून हासिल हो रहा है, मेंटल पीस हासिल कर रहे हैं। तो एक तो ये है। अब ये भी एक तरह का समाज में ट्रेंड चल रहा है। इसके बरक्स आप क्या अल्टरनेट सजेस्ट करेंगे ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए? क्या एक अच्छा, एक मेडिकली एक प्रूव्ड तरीका हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर हम करना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है चीज। तो ज़हनी सुकून बहुत अहम दवा है। ज़हनी सुकून मिलना तो आपका नींद होना बहुत जरूरी है। नींद अगर आपकी हो जाएगी तो आपका ज़हनी सुकून खुद ब खुद सीधे हो जाएगा। अब नींद होना है तो आपको खाना पड़ेगा। खाना हो, आपका जो रात का खाना है वो खाना तरीके से अगर खाएंगे, आप जितना पेट को लगे उतना खाएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आ जाएगी तो नेगेटिव थॉट्स जो रहेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो जो नशे की तरफ पेशेंट जाएंगे नहीं, कोई मरीज जाएंगा नहीं, कोई पब्लिक जाएंगी ही नहीं। अब हो यह रहा है कि बहुत से नौजवान जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो एआई से पूछ के मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अब कुछ भी डिजीज में मुब्तला हो गए, किसी डिजीज से मुतासिर हो गए, तो मेरी एज ये है और मेरी सिचुएशन ये है, ऐसे में मैं क्या करूं? तो एआई से पूछ रहे। तो एआई पे डिपेंड होना और बिना किसी डॉक्टर के रेफर करे सिर्फ इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर डिपेंड होना किस हद तक दुरुस्त है? एआई की जब बात आएंगी तो वो तो इतना एडवांस हो गया हुआ है कि अगर आप बीमारी तो छोड़ दीजिए, आपका खाली नाम भी बोल दिया तो आपकी जन्म कुंडली पूरी बता देगा एआई के अंदर। तो उससे मेडिसिन लेना, क्योंकि अब एआई तो एक कुछ भी हो, वो मेडिसिन बोले या ना बोले, वो प्रिस्क्राइब करे या ना करे, एक मशीन है, ठीक है ना। अब एक मशीन किस हद तक करेक्ट हो सकती बनिस्बत इंसान जो कि बुक्स पढ़ के आया हुआ है, ये तो हम नहीं बता सकते। अब एआई एडवांस जमाना है, एडवांस वो क्या करेगा एआई को लेके, ये किस हद तक सही है या गलत है, इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अभी रिसर्च अभी जारी है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर कोई पेशेंट किसी के पास, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, किसी पेशेंट को किसी एक्सरे की जरूरत पेश आ गई, किसी टेस्ट की जरूरत पेश आ गई या फिर ईसीजी की जरूरत पेश आ गई, तो आजकल डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि आप फला जगह जाइए, वहीं पे जाके टेस्ट ले गए तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अब पेशेंट दूसरी जगह जाना चाह रहा है या फिर किसी और जगह बताना चाह रहा है तो वो कहते हैं कि भाई मशीन खराब रहती है कि हमको समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, और आप भी ऐसा करते क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता पहली तो चीज, और ये चीज करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा पेशा है, मेडिकल जो पेशा है, तिब का जो पेशा है जी, वो एक बिजनेस नहीं होता। सबसे पहले हम तिब एक मरीज के साथ आपका जो रेपो रहेगा, जैसे कि आप इलाज कर रहे हैं उसका, तो आप उसका फीस ले लो जी, जो इलाज कर रहा है फीस ले लो, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज आपको चाहिए वो पेशेंट से मत लो आप। ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो टेस्ट की सूरत में रेफरल के तौर पे हो या फिर डॉक्टर्स कंसल्टेशन रेफरल पेशेंट को भिजाए तो उसका रेफरल हो, ये सब चीजें गलत है। ये तिब के अंदर हमें ना तो इसके अंदर बताया जाता तिब में, मेडिसिन में, कि ओथ जब लेते हैं हम लोग, ये चीज हमें सब नहीं बताते कि ऐसा करना है आपको। क्योंकि जितने भी है, जो भी बीमार लोग रहेंगे वो एक मजबूरी में आपके पास आएंगे जी, वो आप मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाना है। मेडिसिन के अंदर आप कर सकते हैं उसका इलाज तो आप इलाज करिए, और अगर नहीं कर सकते आप उसका इलाज मत करिए। उसका डिमांडिंग जो रहेगा, आप जो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे इतने दो, वो हॉस्पिटल में होता, खाली पैसे के चक्कर में आप, रेफरल के चक्कर में आप काम कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा रहना जरूरी नहीं है, और पढ़ा लिखा है तो मेडिकल नॉलेज पूरी रहना भी उसको जरूरी नहीं है। तो एज ए काउंसलर वो किसी से पूछेगा तो वो काउंसलर जाके आपको बताएगा फला जगह जाओ, फला जगह हो जाता। तो आपका काम ये है कि आप उसको सही तरीके से गाइड करो। जैसे भोलकपुर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हमारे रियाज भाई है और दूसरे कई लोग हैं, वो लोगों को गाइड करते कि फला हॉस्पिटल जाओ काम हो जाता, फला जगह जाओ आपका इलाज हो जाता। वो कुछ साथ भी जाते, बस टाइम जाके डॉक्टर से बात करते, बात करके आपका इलाज वगैरह भी करवाते। उसी तरह हमारे भोलापुर के अंदर बहुत एक पुरानी डॉक्टर साहब भी है, बहुत मशहूर है, आप लोग भी उनका नाम जानते होंगे, डॉक्टर विक्रम कुमार साहब, जो 5 रुपए फीस से शुरुआत किए थे, वो आज भी उसी सादगी के साथ लोगों से बात करते,
उसी सादगी के साथ आप चाहे करोड़पति रहो, आप लखपति रहो, आपके जेब में पैसा हो ना हो, वो बात जैसी करना है जो पहले करते थे, आज भी वो ऐसी ही बात करते हैं। जी हाँ। और उनका तरीका इतना जबरदस्त है, उनसे बात करने के बाद आप बीमार के जैसा फील ही नहीं करेंगे। जी। वो ऐसा बात करेंगे आपसे कि पूरी बीमारी मैं ले लेके आपको दो बात ऐसी बोल देते कि आप रिलैक्स हो जाना कि मैं अब सही हाथ में आ गया। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, लेकिन ये क्वालिटी वाले डॉक्टर जो इंसानियत का दर्द रखते अपने पास, इंसान की दर्द को समझ सकते, ऐसे डॉक्टर बहुत कम है, जो हमें बहुत चाहिए इधर। जी तो जी हाँ, डॉक्टर विक्रम साहब जो है, खुद मैं अपनी भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तकरीबन वो डॉक्टर 3-4 नस्लों के डॉक्टर है। जैसा खुद हमारे पेरेंट्स है, फिर उनके पेरेंट्स यानी हमारे नानी दादी सब उन्हीं के पास दिखाते थे। तो इस तरह जो है ऐसे डॉक्टर समाज में आइडियल बन सकते हैं। तो आपसे हमारा पूछना ही है कि चूंकि आप भी डॉक्टर हैं, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ समाज के लिए और खास तौर पर आप यहाँ पे जो पॉडकास्ट में जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ के मुताल्लिका लोगों के लिए आपके क्या मंसूबे हैं, आप क्या खिदमत फराहम कर सकते हैं? मैं तो छोटा मोटा डॉक्टर हूं, मेरे से जो हो सकता मैं करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश तो बहुत बड़ी है, मेरी उम्मीदें भी बहुत बड़ी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके या सोसाइटी के साथ काम करूं और जिससे कौम का बहुत फायदा हो जाए। 2003 से पहले का मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो मैं राजा था, 2003 के बाद वही राजा है, गरीब हो गया था क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। 2003 के बाद जो क्राइसिस आए थे, हमने जो देखा, मेरी जिंदगी के बारे में बताओ थोड़ा सा, देने के लिए आगे चलता हूँ। 3 के बाद हमारी हालत ऐसी हो गई थी, पढ़ने को तो हम पढ़ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं, यहां से चारमीनार मेरा कॉलेज था, उसकी फीस थी 5 रुपए बस की। तो घर से हमें 10 रुपए मिलते थे, सुबह 9-8 बजे घर से निकलता था मैं, 10 रुपए मिलते थे, कभी 5 रुपए मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। तो हम ये नहीं सोचे कि पैसे नहीं है, नहीं जाना है कॉलेज, नहीं, कॉलेज तो जाना है, ऐसा भी हो जाना है। यानी मुशीराबाद से आप चारमीनार जाना है बस खत्म। 5 रुपए मिलो, 4 रुपए मिलो, जाना है। तो हम क्या करते थे, 10 रुपए जिस दिन मिलते थे जी, मुशीराबाद से सरकारी दवाखाना जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, वहां से बस पकड़ के सीधा अफजलगंज जाते थे, तो 4 रुपए टिकट के लगते थे। अच्छा, तो 1 रुपया बचता था, चारमीनार से अफजलगंज 1 रुपये का टिकट बच जाता था। तो हम वो 1 रुपया सेव करते थे। वो सेव इसलिए करते थे कि कल हमें वो 1 रुपया कम ना पड़े फिर आने के। ये मेरा पढ़ाई का ये था। फिर जब मेरे को सीखने का शौर आया, मेरे को सीखना है, मेडिसिन आगे पढ़ना है, देखना है, जानना है, इसको रिसर्च करना है, क्या चीज है ये। तो जब मैं एक हॉस्पिटल से फिर अफजलगंज जाता था, वहां से फिर बाय वॉक, क्योंकि बैक सपोर्ट था नहीं। बैक सपोर्ट क्राइसिस में आ गए हम लोग, फादर का डेथ होने का 2003 के अंदर, तब कुछ ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। तो ऑप्शन सेकेंड ईयर से मैं ऐसा बनाया कि पढ़ते हुए, मैं मेरी स्टडी को कंप्लीट करते हुए मैं कोचिंग लिया, कोचिंग लेके मैं एज ए ऑब्जर्वर हॉस्पिटल में 6 मंथ तक काम किया। उसके बाद वो लोग मेरे को अपॉइंट किए एज ए नाइट ड्यूटी डॉक्टर। उसके बाद से मैं पैसा कमाना शुरू करा, तो बिजनेस बने हुआ है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको कह रहा है कि फला जगह कराएंगे, फला जगह से रिपोर्ट चाहिए मेरे को, तो आप रिपोर्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट डॉक्टर चेंज करो, इमीडिएट डॉक्टर चेंज कर दो, क्योंकि वहां पे आपका इलाज नहीं हो रहा, वहां पे आपका जेब को देखा जा रहा है। इसलिए मैं जीएम हॉस्पिटल के अंदर, जो एक सर्जिकल सेंटर के साथ साथ एक जनरल हॉस्पिटल भी है, और जो मेरे बॉस है वो हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस है, 23 to 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वो एक जनरल लैप्रोस्कोपिक और पीडियाट्रिक सर्जन के साथ साथ रोबोटिक सर्जन भी है। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं और 2 साल से मुसलसिल मैं उनके साथ हूं। जो भी गोरखपुर के अवाम है, जो जो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों से शायद ये अपील बोलो या मशवरा, कुछ भी समझो इसको, कि आपको जो चीज की भी जरूरत है, जैसे कि आपको कोई चीज के बारे में चाहिए, जैसे ऑपरेशन है आपका, या कोई आपका जनरल केस हो या ऑपरेशन का केस हो, जिसके अंदर भी आपको हेल्प चाहिए, मैं वो हेल्प करने के लिए आपकी कभी भी तैयार हूं, ठीक है। और मेरे हॉस्पिटल में जो जो सर्जरीज होते, जितने भी सर्जरीज होते, लगभग
एब्डोमेन के पूरी सर्जरीज, थायराइड के सर्जरीज और लेडीज की बीमारियों की सर्जरीज वगैरह सब चीजें होती हैं हमारे पास। तो अगर ऐसा ये तंजीम के थ्रू से जब आएंगे आप, तंजीम मुहिब्बान अहले बैत की तरफ से जब आएंगे, तो हम खुसूसी राहत लेके हम हमारे सर से, मैं खुद पर्सनली जाके जितना पेशेंट चार्जेस करते हैं हम लोग, उससे कुछ ना कुछ जो सर कर सकते हैं और मेरा कुछ बन सकता है वहां पे, और बिल्कुल आपको कम से कम कीमत में कराने की कोशिश करूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर अगर कुछ फैमिलीज में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, पहली बात तो यह कि खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह की कोई हादसा, कोई तकलीफ ना हो, लेकिन अगर इनकेस आ जाए इस तरह की जो मेडिकल जो इमरजेंसी होती है, तो बहुत से लोग मतलब लोगों को पता नहीं रहता क्या करना क्या नहीं करना है। तो आप उससे थोड़ा सा बताएं कि क्या किया जाए। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पे हम क्या करें, जी ऐसा। तो हर एरिया के हिसाब से हमारे पास हैदराबाद के अंदर हॉस्पिटल्स है। तो फर्स्ट आप प्रीफर करो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फर्स्ट लेके जाएं। जैसे कि एक पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा या पैरालाइज्ड हो रहा, हाथ पैर वीक हो जाना, तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। बड़े डिजीज, बड़े बीमारियां ऐसे होते हैं जिसका अगर वक्त पे इलाज किया जाए तो सक्सेसफुल रेट वैसे लोगों को ज्यादा रहता बनिस्बत लेट ट्रीटमेंट कराने के। अगर आप जल्दी करा दिए, इंट्यूबेशन जो पीरियड है आपका, अगर हार्ट अटैक आ गया आपके पास, तो टैबलेट्स आते, अगर इमीडिएट उसको दे देंगे तो पेशेंट एक 1 आवर 2 और 3 आवर्स के लिए रिलैक्स फील करेगा। हार्ट अटैक का जो डेथ रेशियो रहेगा वो कम हो जाएगा। पैरालाइज का जो रेशियो रहेगा वो पैरालाइज जल्दी उसको हम सेटल कर सकते हैं। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए आप एरिया वाइज, आपके हैदराबाद के अंदर हो या फिर कहीं और भी हो, तो एरिया के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते, वहां पे आप जाइए, वहां के डॉक्टर्स से कंसल्ट करिए, वो जो चीजें फॉलो करने के लिए बोल रहा है वो फॉलो करिए। पहली चीज, तो उससे फायदा क्या है अपना, एक तो आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल जाएगा वहां पे, और दूसरा अपने को सोचने और फाइनेंशियल बैकअप के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा कि हम फर्दर कोई हॉस्पिटल जाएं, कोई स्पेशलाइजेशन को जाएं, या फिर कोई हॉस्पिटल शिफ्ट कर लें पेशेंट को, तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। और हैदराबाद एक ऐसी सिटी है जो निजाम की सिटी है, जो निजाम के तुफेल से हैदराबाद के अंदर इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कोई स्टेट के अंदर ऐसे नहीं है। जैसे कि जनरल हॉस्पिटल की बात करेंगे, हमारे पास उस्मानिया मेडिकल कॉलेज है, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल है, आंखों के लिए सरोजिनी हॉस्पिटल है, ईएनटी हॉस्पिटल है, डेंटिस्ट के हॉस्पिटल्स है हमारे पास। हर अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग हमारे पास हॉस्पिटल अवेलेबल है। जनरल बुखार वगैरह भी है तो टोरंटी हॉस्पिटल जो फीवर हॉस्पिटल के नाम पे है वो भी हमारे हैदराबाद के अंदर है। टीबी हॉस्पिटल जो एरागड्डा के अंदर है, टीबी हॉस्पिटल के अंदर टीबी का इलाज भी होता है, वहां पे मुफ्त में इलाज होता। आमतौर पर जब जजगी का मामला आता है तो कई सारे ऐसे केसेस है कि भाई उनको फौरी जो है ऑपरेशन के लिए कहा जा रहा है। तो मैं ये सवाल बहुत पहले से सोचता था, स्टडी के दौरान भी सोचता था कि मेरे मन में एक चीज आती थी, जैसे कि हम एक घर में हैं, घर में एक लेडीज है, खाने पीने वाली है, हस्बैंड ला रहा पका रही, खा रहे हैं, बच्चों को सब और अपने पास रियल लाइफ अच्छी लाइफ जी रही हूँ, लेकिन एक तरफ दूसरी नेगेटिव थॉट से दूसरी तरफ आएंगे, दूसरे पहलू को देखेंगे। एक पहलू तो ये हो गया, दूसरा पहलू भी देखेंगे, बिगड़र है, चुनने वाले हैं, टोकरा बेच के जीने वाले हैं, चुन के खाने वाले हैं, वो लोग भी तो मैरिड रहते, वो लोग भी तो सब चीजें अटैचमेंट्स वगैरह सब रहता है वो लोग को भी। वैसे लोगों को फिर एलएसएस की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। फिर ऐसे घर के अंदर जो आप लोग बेड रेस्ट कर रहे हैं, खाने के अंदर आपको सब चीजें मिल रही, वहां पे तो खाने को खाना भी नहीं रहता, छत भी नहीं रहता, बाहर ही रहते वो लोग, रोड के टाइम में सोते रहते, बाहर ही सोते। वैसे लोगों को एलएसएस की जरूरत नहीं पड़ रही। आप जब रहने के जैसा घर पे रहने के बाद भी आपको एलएसएस की जरूरत पड़ रही, तो इसका एक ही रीजन है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमें माहौल के अंदर कैसा हो गया, पहला महीना लग गया बेड रेस्ट, नहीं भाई ऐसा नहीं रहता। अगर आपको डिलीवरी कराना है, नॉर्मल डिलीवरी लेना है, तो पहले के जमाने में गौर करो, जैसे कि मेरी वालदा है या आप लोग की वालदा है, किसी की भी वालदा है, एलएसएस मालूम था क्या पूछो, मालूम भी नहीं था एलएसएस। तो आज भी 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे लोगों में देखने को मिलते, लेडीज में मिल जाते हैं।
8-8 बच्चे हैं, इनको 12-12 बच्चे हैं बोल के बोलते हैं। आज अगर 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जा रही है कि 80s की हालत कर ले रहे हो। जिस्मानी जो ताकत रहेगी वो 80s की जैसी हो जा रही है आपकी। तो क्यों हो रहा है सब ऐसी चीजें? आपका इंटेक जो है, आपका इंटेक जो भी आप लोग खा रहे हैं और जो भी खाने के बाद एक्सरसाइज जो नहीं कर रहे हैं आप लोग, वो उसका रिवर्स इफेक्ट है पूरा। अच्छा, पहले तो आप खा रहे टाइम पे नहीं, खाते टाइम पे नहीं है, तो फिर पूरे होटल्स की चीजें खाते, जंक फूड्स वगैरह लेते, जो बॉडी को आपकी डैमेज कर दी, वो आगे आपको फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशन में डालने के चांसेस ज्यादा रहते। और अगर बच्चा खाएंगे, टाइम टू टाइम सो जाएंगे और आप एक्सरसाइज करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आजकल तो क्लासेस भी चल रहे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्लासेस चल रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज करना है आपको, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरीज होते हैं, कौन से महीने में डिलीवरी करना है, कौन से महीने में आपको एक्सरसाइज करना है, कौन से महीने में एक्सरसाइज नहीं करना है। तो एक आपके एडवाइजर डॉक्टर जो रहेंगे वो आपको रिकमेंड करते हैं, वो हिसाब से फॉलो कर सकते हो चीजों को। तो मेन मुद्दा यही है कि टाइम पे खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस रहते। पहले सोचो हमारे दादी के टाइम पे, अम्मा के टाइम पे क्या हुआ था, कैसा वो लोग फिर नॉर्मल करेंगे, 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे कैसे करे होंगे। फिर एलिसिस तो जमाने में था नहीं, फिर कैसा करेंगे वो लोग? जमाने में था होगा लेकिन इतनी जरूरत पड़ी ही नहीं। तो अब वो लोग मेहनत वैसी करे, हाथ से कपड़े धोना, हाथ से आटा गूंदना, गूंदते भी आटा हाथों से था, छानना, रोटी करना, फूकनी मार फूकी से चूल्हा लगाना, वो सब एक्सरसाइज हो गए उनके। एक्सरसाइज होने से आपकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई। अब नाउअडेज क्या होगा, स्टाइलिश मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉडर्न तरीके से एलिसिस भी करो। फिर ये अपने हाथ से हम क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर्स को हम बोल रहे हैं कि लेके जाके हमारा कुछ करो, कि हम दे रहे हैं उनको। आप अगर सही तरीके से खा लेते, पी लेते, एक्सरसाइज कर लेते, एलिसिस की तरफ जाती नहीं ना बात। और नो डाउट कमर्शियल होंगे डॉक्टर्स, कमर्शियल होंगे कि अब चलो एलिसिस करना है, एलिसिस कराओ, कमर्शियल होंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो बच्चे होंगे जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रीफर करते होंगे। उसके अंदर आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, थोड़ा राशि बात बताइए आप जी। सवाल ये है कि आपका जो एक तवील एक्सपीरियंस है 19 साल का, हमारे ऑडियंस को और फिर जो दूसरे लोग भी देख रहे हैं, आप उनको अपने एडवाइस दीजिए, आपका जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है उस हवाले से, कि एक हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए क्या किया जा सकता है। आप अपने अंदर बताए 3 या 5 पॉइंट्स। ओके, हेल्थी लाइफ के लिए सबसे पहले आपको टाइम पे खाना खाना है, नंबर 1। और जो खाना खाएंगे आप 3 टाइम अलग अलग तरह की ग़िज़ा रहेगी, वो एक ही तरह 3 टाइम हम लोग मीट बीफ चिकन वगैरह यूज नहीं करेंगे जी। दूसरा, टाइम पे सोना है। आजकल का हैदराबाद के अंदर ट्रेंड बन गया हुआ है कि आधी रात तक पूरे जग रहे हैं, कुछ फायदा है ना कुछ नुकसान है, क्यों जग रहे हैं वो नहीं मालूम, क्यों सो रहे हैं वो नहीं मालूम, वो लोग को ये जिंदगी है क्या वो नहीं मालूम है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, पूरी रात अपनी बाहर निकाल रहे हैं, तो उससे बाद में हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे और वाटर इनटेक आपका 3 to 4 लीटर रहेगा। वाटर इनटेक बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, इनटेक अच्छा रहेगा आपका। और 5वीं चीज और लास्ट चीज ये रहेगी कि आपका जो बॉल व बराज, जैसे कि स्टूल और यूरिन जो रहेगा वो सही तरीके से सही टाइम पे आ जाना है आपको। तो सखील ग़िज़ा जो आसानी से डाइजेस्ट कर सकती वैसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। बाहर की चीजें जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करें, घर पे जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करें। और जो भी गुटखा चीवर है, स्मोकर्स है, वो लोग थोड़ा सा ये चीजों को एहतियात रखें, जिसकी वजह से आपके दूसरे ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन खराब ना हो। जी, तो नाजरीन, ये है डॉक्टर सलीमुद्दीन। आपने अपने पूरे तवील एक्सपीरियंस के साथ जबरदस्त गुफ्तगू की है, कई सारी मालूमात और आम इंसान की जिंदगी से मुतालिक बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा नॉलेज आपने शेयर किया है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।